यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां तमाम कंपनीज ने भी अपने स्टॉल लगा रखे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की और जो बड़ी एजेंसीज हैं उनकी हेल्प करती हैं। ऐसे एक स्टॉल पर हम हैं, उनके पास भी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन में मदद करती हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप बताएंगे सर, ये क्या डिवाइस है और किस चीज़ में इसके कैसे मदद करती है ये? जी सर, बिल्कुल। तो सर, इस डिवाइस को हम कहते हैं सेल साइट एनालाइजर। फॉरेंसिक गुरु हमारी कंपनी है, हमने खुद बनाया ये किस चीज़ में हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी क्राइम हुआ है, कोई भी केस हुआ है, तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है वहाँ के टावर्स को जानना। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं किसने किया, कैसे किया। तो अगर हम वहाँ का टावर का डेटा ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कितने सारे फ़ोन नंबर वहाँ थे जो कनेक्टेड थे। ये डिवाइस क्या करता है, हमें हेल्प करता है वहाँ पे कितने टावर से आइडेंटिफाई करने में। अगर हम नेटवर्क ऑपरेटर को बोलते हैं कि एक एरिया का 5 किलोमीटर के रेडियस में सारे टावर्स की डिटेल दे दो, तो टावर्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपको पता है जनता कितनी ज़्यादा है, कितने सारे टावर लगे हुए हैं। तो उस चीज़ को डिक्रीज करने के लिए, टावर की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये अगर हम सपोज करते हैं क्राइम सीन है, हम इस डिवाइस को लेके गए, हमने रख दिया, स्टार्ट करा, तो आपका फ़ोन, जैसे ये मेरा फ़ोन है, ये भी जितने टावर से इंटरैक्ट कर सकता है, कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर के वो हो सकते हैं, ये हमें उन सारे टावर्स की डिटेल बता देगा, जितने टावर से हमारा फ़ोन इंटरैक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, टावर्स की नंबर कम होंगे। तो अगर एक टावर भी कम हो गया, आपको ही पता है अगर मैं एक टावर का डिटेल निकालूंगा तो एक दिन उसमें मिलियंस ऑफ कॉल जाते हैं, तो एक टावर भी कम हो गया तो डेटा कम हो गया। तो इससे हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उनके लिए हेल्प हो जाती है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि टेलीकॉम एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टावर इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये उसके लिए हेल्प करता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है डेस्क, इसे कहते हैं डिजिटल एविडेंस सीजर किट। तो जो भी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, जिसे हम IR कहते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है क्राइम को साइट पे जाता है, उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इस छोटे से बॉक्स में होती है। सबसे पहले वो क्या करता है, ये है फैराडे केज। इस पे अगर हम किसी का भी मोबाइल रख दे और ऐसे बंद कर दे तो ये बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर कोई भी कॉल्स नहीं आएंगे, कोई भी मैसेज नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी। तो डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोर्ट पे कोई एविडेंस देते हो, वो बोलता है कि इसकी इंटीग्रिटी क्या है, तो इंटीग्रिटी प्रूफ करने के लिए हम बोलेंगे जी हमने फैराडे बैग में इसको रखा था। उसके बाद ये है राइट ब्लॉकर। ये काम आता है, किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी डिवाइस को इसके हम लगा देते, इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर देते, तो क्या होता है, इससे राइट परमिशन हट जाती है। राइट परमिशन क्या होती है, राइट परमिशन होती है कि आप किसी भी पेन ड्राइव में कोई फाइल डाल रहे हो तो आपको राइट परमिशन है, इसलिए आप डाल रहे हो, ये उसे ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो भी डेटा उस पेन ड्राइव में था वो पहले से था, हमने कुछ नहीं डाला, ये उसके लिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर को ज़रूरत होती है। और हम ये जितने भी आपको पीछे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे वो सारे हमारे खुद के बनाए हुए हैं, इन हाउस से, फॉरेंसिक गुरु के, इंडियन मेड है। तो हम भारतीय न्याय के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ये आम लोगों के लिए ही किसी तरह से फायदेमंद हो सकते हैं, या जो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हैं वही इसको ले सकते हैं? क्या ये ओपन मार्केट में मिलते हैं? जी बिल्कुल नहीं सर, ये ओनली LESL लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ही है। आम लोगों को हम ये नहीं देते, क्योंकि आम लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे एक हमारा सॉफ्टवेयर है टाइगर ओसेंट, उस पर आप एक नंबर डालोगे तो उस नंबर से उस बंदे की जो भी डिटेल्स है, भले वो गैस की इन्फॉर्मेशन हो गई, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ आ सकता है। तो ये एक आम बंदा गलत यूज कर सकता है। बाकी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है वो आम बंदों की मदद के लिए है, तो उनको देना, आम बंदों को देना ही है। जैसे आप अभी ये सेल साइट एनालाइजर के बारे में बता रहे थे, तो इसके सबसे पहले हमारे पास किसी का नंबर होना चाहिए? नहीं, इसके लिए नहीं होना चाहिए, वो दूसरा एक सॉफ्टवेयर है। इसके लिए बस आपको इसको साइट पे लेके जाना है, सारी टावर्स की डिटेल्स दे देगा, ID। क्योंकि जब भी आप टावर की डिटेल मंगवाना चाहते हो, मान लेते एयरटेल से हमने कहा कि ये जो यूपी का कॉलेज है, इसके सामने वाली टावर की मुझे डिटेल चाहिए, एक दिन में कितने कॉल इससे आए और गए, वो एयरटेल वाला बंदा जो रहेगा मुझे पूछेगा कि जो टावर की आपको डिटेल चाहिए उसकी एक ID होती है, वो ID मुझे दो। तो इतने सारे टावर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ID कौन सी है? तो ये ID को आइडेंटिफाई करता है, मुझे सेल की ID देता है, और वो भी बहुत कम करके दे देता है, ताकि जो ऑफिसर है मेरा, उसको डेटा ज्यादा नहीं मिले, उतना ही मिले जितना उसका काम का है। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि और यहाँ से आप तमाम जो डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। क्या कोर्ट में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट आपसे पूछता है कि आपने इसको RF शील्ड में डाला था। कोर्ट एक चेन ऑफ कस्टडी मांगता है, जो एक डॉक्यूमेंट होती है। दो चेन ऑफ कस्टडी क्या कहता है, एविडेंस मैंने लिया,
और एविडेंस एंड तक पहुंच गया, उसके बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ, किस किस ऑफिसर के पास वो गया, वो चेन ऑफ कस्टडी में आता है। तो उसमें हम लिखते हैं जी हमने इसको एक RF बैग में रखा था ताकि इसके साथ कोई टेम्परिंग ना हो पाए। तो ये बिल्कुल उस पर एडमिसिबल है। मतलब ये आपके जितने भी ऑपरेटर्स दिख रहे हैं ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटैक्ट रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, रखते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटैक्ट कट कर बाहरी दुनिया से कट कर देते ताकि बाहर कोई भी बंदा हो वो इससे इंटरैक्ट ना कर पाए, इसमें जो एविडेंस प्रिजर्व्ड है उसको छेड़छाड़ ना कर पाए। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रिटी प्रिजर्वेशन। तो हम उसकी इंटीग्रिटी को सेव कर रहे हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम के चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस तरह के तमाम टेक्नोलॉजी और इस तरह के अपरेटिस की जरूरत भी जांच एजेंसियों को पड़ रही है। सरकारी क्षेत्र में भी तमाम काम हो रहा है, लेकिन तमाम निजी कंपनियां हैं जो इस तरह की डिवाइसेस बना रही हैं जिससे एविडेंस की इंटीग्रिटी बनी रहे। तू डाल डाल मैं पात पात, पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और क्रिमिनल्स के बीच में यही फॉर्मूला हमेशा लागू होता है। क्रिमिनल्स को कैसे पछाड़ना है, कम समय में उनके पास कैसे पहुंचना है, सबसे बड़ी चुनौती एजेंसीज के पास यही होती है। इसके लिए उनको नए नए टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हम एक कंपनी के स्टॉल में हैं जिनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मोबाइल नंबर डालते ही उस व्यक्ति की तमाम डिटेल्स एक क्लिक में मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैंने खुद अपना नंबर इस सॉफ्टवेयर में डाला है और अब देखते हैं क्या क्या मेरी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। बताएंगे स्टीफन साहब? जी सर, जी बिल्कुल। ये जैसे मैंने आपका नंबर डाल दिया है यहाँ, तो ये एक चार्ट बन के आ गया। ये बता रहा है कि आपका क्या क्या डिटेल्स है। अब मुझे इस चार्ट को डीपली देखना है तो मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जैसे आप देख रहे हो आपका मोबाइल नंबर का ऑपरेटर कौन है आ गया। ये वो भी बता रहा है कि आप पहले एयरटेल यूज करते थे, अब आपका ऑपरेटर जियो है। ये यही है, ऐसा ही है? बिल्कुल हाँ। सही है। फिर आपकी गैस की एजेंसी आ गई, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया गैस का, UPI ID आ गई आपकी। फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपकी आईडी है या नहीं है, अमेजॉन पे आपकी आईडी है। फिर यहाँ कुछ लिंक्स आ गए। अगर मैं इन लिंक्स को खोलूं तो इन सारे कागजों में कहीं ना कहीं आपका नंबर होगा। तो ये मुझे इतने बड़े इंटरनेट में आपका एक छोटा सा नंबर एक कागज में कहाँ पड़ा है वो मुझे बता रहा है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट आपने हाँ, जहाँ पर मेरा नंबर आप मान्यता प्राप्त पत्रकार है। फिर आपका नाम आ गया आपका। आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपका एड्रेस भी आ गया है पिन कोड के साथ। तो बस एक एड्रेस नंबर डाल के हमने आपके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। और कहाँ कहाँ ये नंबर किन पेपर्स में दिख रहा है, किन डॉक्यूमेंट्स में सरकारी? एक ये है राज्य मुख्यालय की लिस्ट, दूसरा ये यूपी पुलिस टेलीफोन डायरेक्टरी है 2023 की। तो जहाँ जहाँ भी डाला होगा, जैसे 3 चीजें आई थी तो यही 3 चीजें है, वो सारी जगहों पे आपका नंबर जहाँ भी डाला है वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा। तो हमें अगर एक बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये बहुत सही चीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। अब जैसे मुझे पता चल गया कि आपकी गैस एजेंसी ये है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी पता चल गया। अब मैं अगर एक पुलिस वाला हूँ बड़े पद का, तो मैं आसानी से आपकी डिटेल्स निकाल सकता हूँ। और उसमें बैंक अकाउंट भी आ गई डिटेल? बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आ गई, ये आपकी UPI डिटेल्स है, सब कुछ है। ये सब सिर्फ एक क्लिक पे हो जाता है? सिर्फ एक क्लिक पे एक नंबर डाल के मैंने निकाला, इतना कुछ आपका। इस सॉफ्टवेयर को क्या आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एजेंसीज? ओनली फॉर एजेंसी है ये सॉफ्टवेयर। आम लोगों को हम इसकी परमिशन देते नहीं है, बस LES के लिए, गवर्नमेंट यूज के लिए ये। आप उनको सेल करते हैं? जी सर, हम उनको सेल करते हैं। अगर उनको पसंद आ गया तो हमें तुरंत दे देते हैं हाथों हाथ कि सर आप यूज करो। हम फ्री के ट्रायल्स भी देते हैं इसके कि सर आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है। साइबर क्रिमिनल, साइबर फ्रॉड्स बहुत ही दिमागदार हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी ही टेक्नोलॉजी तमाम कंपनीज यहाँ पर बेच भी रही हैं, दिखा भी रही हैं एग्जीबिशन के तौर पर। भारत के नामचीन साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस से क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहला सवाल। देखिए, कॉन्फ्रेंसेस मंथन के लिए होती है। ऐसी चीज़ें जो सुधारी जा सकती हैं, इम्प्रूव किया जा सकते हैं सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। भारत में साइबर क्राइम जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए भारत सरकार द्वारा। आप देखोगे संचारसाथी.gov.in से लेकर I4C तक हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई, पर फिर भी साइबर क्राइम 250%, 300% से बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस मंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम एक बार देखें, पुनरावलोकन करें कि गलती कहाँ हो रही है, क्या ठीक किया सकता है। तो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर खुल के बताना चाहूँगा। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कैंपेन की स्ट्रैटेजी है वो ठीक नहीं है।
हम जब हजारों करोड़ों खर्चा करते हैं बताने में लोगों को कि डोंट शेयर OTPs, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि अपना OTP बांटते फिर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। कोई अपना OTP नहीं देता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपना OTP बताना जरा, हाँ लिखो ना, बैंक वाला, हाँ वो भी लिखो। ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता। तो फिर होता कैसे है? होता ऐसे है कि कोई आपका OTP ले लेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जब आपको पता ही नहीं पड़ेगा तो फिर किसी का भी चला जाएगा, आप कितना भी बता के रखो उसको। कैंपेन का स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, हमें वो तरीके बताने पड़ेगा कि OTP लिया कैसे जाता है। अभी जब मैंने कुछ पॉडकास्ट में बताना शुरू किया कि 12 तरीके हैं जिनसे कोई भी आपका OTP बिना फ़ोन छुए उड़ा सकता है, तब लोगों को समझ आया कि अरे ये ऐसे जाता है OTP, पर ऐसे तो हमारा भी चला जाएगा। आप कितना भी पोस्टर लगा दो यहाँ पर डोंट शेयर OTP, उससे क्या होना। दूसरा जो एक खर्चा करते हैं हम कैंपेन कि साहब पासवर्ड बड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पासवर्ड उसमें ये 15 मिनट समझाएंगे कि @ भी हो और एक्सक्लेमेटरी साइन भी हो, और आप पासवर्ड सिंपल रखें या कॉम्प्लेक्स रखें। कभी किसी क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड गेस नहीं किया है और कभी किसी क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड पूछा नहीं है, तो उसके बाद पासवर्ड पहुंचता कैसे? अभी पिछले महीने की खबर थी कि 16 बिलियन पासवर्ड दुनिया में लीक हुए। 16 बिलियन। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 4 बिलियन। जब 16 बिलियन बाहर हैं पासवर्ड और हम आंख बंद करके सो रहे हैं कि हमारा पासवर्ड तो कॉम्प्लेक्स है, वो तो थोड़ा ना बाहर होगा, तो फिर बेवकूफ़ी है। आपका पासवर्ड भी बाहर है। जब मैं कहता हूं कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सबके पासवर्ड बाहर। तो ऐसे में आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम क्वेश्चन से एक डेवलप करें कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बताने के स्टोरीज हैं, और जब तक हम स्टोरी के फॉर्म में नहीं बताएंगे मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा। एक और चीज़ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पर कि हम जब बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स बता दीजिए, कोई बता कि कई बार इंटरव्यू लेने लगे, सर आप 5 डूज एंड डोंट्स बता दीजिए, और लोग वहीं से सुधर जाएंगे। देखिए हमारे दिमाग में डोंट्स प्रोसेस ही नहीं होता। मैं आपसे बोलूँ कि सर डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आप नहीं सोचेंगे आप एलिफेंट ही सोचेंगे। मैं किसी बच्चे को बोलूं कि भाई डार्क वेब पर मत जाना, डार्क वेब बड़ी खतरनाक चीज है, उसमें ये होता है, वो शाम को डार्क वेब पर ही जाएगा, क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी। डोंट शब्द एजुकेशन में अवॉइड होना चाहिए, डूज होना चाहिए, करना क्या है बताओ, एंड देन बिल्ड ट्रस्ट। आई थिंक दीज आर फ्यू सजेशंस जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में निकलकर सामने आते हैं, और जब इनको हम अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से और इफेक्टिव तरीके से साइबर सेफ्टी कैंपेन रन कर पाएंगे और लोगों को साइबर क्राइम से बचा पाएंगे। आप बरसों से साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। रिसेंट में कोई एक ऐसी केस स्टडी हमारे दर्शकों को बताएं जिससे जो अलग किस्म की आपने डील की हो। देखिए अभी एक केस आया मेरे पास बड़ा अजीब सा, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक आदमी लुटा था। उसको लिंक्डइन पर किसी ने मैसेज किया कि मैं डॉक्टर फाइजनर हूँ, यूएस से AI रिसर्चर हूँ, और मैंने एक टेक्निक डेवलप कर ली है जिससे मैं शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा। बोले हाँ मैं बता दूंगा कि कल शेयर मार्केट ये वाला शेयर बढ़ेगा या गिरेगा। बोला मजाक कर रहे हो? बोला नहीं देखो ये शेयर की बता रहा हूँ मैं, कल इसका दाम बढ़ जाएगा। उसने अगले दिन देखा तो शेयर का दाम बढ़ गया था, तो चौंक गया। फिर उसने कहा देखो तुम मान नहीं रहे हो, मैंने AI सॉफ्टवेयर बना लिया है, कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो बोला एक और शेयर बोला उसने, उसका इसका दाम कल गिर जाएगा। बोला ऐसी तुक्का लगा रहे हो? बोले नहीं गिर जाएगा। अगले दिन शेयर का दाम गिर गया था। फिर तीसरे दिन एक और शेयर बताया उसने कि देखो इस शेयर का दाम नहीं मान रहे हो ना, बढ़ जाएगा। तीसरे दिन देखा तो शेयर का दाम बढ़ गया। अब ये बंदा विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि 3 बार कोई आदमी प्रोमिनेंट शेयर, ऐसे शेयर नहीं है जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए, कैसे सही बता सकता है। तो बोला नहीं मैंने AI एल्गोरिथम बना लिया। तो बोला तुम क्यों नहीं कमा लेते? बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने एल्गोरिथम बना लिया, पैसा तो दूसरों से लेके बनाऊंगा। इसने पैसा डाल दिया, पहले 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख ऐसे डालता गया, बढ़ता गया, पैसा विड्रॉ भी हुआ। पहले जैसे ही इसने 25-30 लाख डाला फिर विड्रॉ नहीं हुआ। ये पुलिस के पास पहुंचे कि साहब ऐसा हो गया, केस मेरे पास आया। तो हम लोगों को ये देखना था कि चलो ये तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी बहुत दिनों से हो ही रही है, लेकिन 3 बार क्रिमिनल ने कैसे सही बता दिया, ये क्या ट्रिक थी? आप सोच पाएंगे क्या ट्रिक थी? नहीं, हम लोग भी सोच और समझ से बाहर। सोचिए आपके संग कोई हो जाए तो आप भी गच्चा खा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पर आप मतलब प्रभावित हो ही जाएंगे। ट्रिक इतनी सिंपल सी है। क्रिमिनल क्या करता है? क्रिमिनल 60 लोगों से खेल शुरू करता है, लिंक्डइन पे 60 लोग ढूंढता है, ऐसे लोग जो सीनियर VPs जिनके अकाउंट में पैसा है।
उसमें से 30 को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे और 30 को बोलता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। अब या तो बढ़ेंगे या गिरेंगे। अगले दिन 30 के लिए बात सही हो गई, फिर वो 30 को 2 पार्ट में तोड़ता है, 15 को बोलता है शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, 15 को बोलता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। एक ही शेयर, तो या तो बढ़ेगा या गिरेगा। तो 15 के लिए वो 2 बार सही साबित हो गया। अब 15 को तोड़ेगा फिर 2 पार्ट में, 7 और 8 में। आधों को बोलेगा कि किसी और शेयर के दाम बढ़ेंगे, आधों को बोलेगा गिर जाएगा। 3 बार कम से कम 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जिसके लिए सही साबित हुआ होगा। अब 7 में से 2 भी फंस गए तो करोड़ों आ गए। ये है टेक्निक। जब मैं कहता हूं कि जब तक टेक्निक नहीं बताओगे लोग लुटते रहेंगे। आप सिर्फ एक लाइन की कैंपेन या डूज एंड डोंट्स बता के सोच रहे हैं कि लोगों के संग साइबर क्राइम नहीं होगा। भाई डिजिटल अरेस्ट हुआ, आपने चिल्ला के डिजिटल अरेस्ट बता दिया कि डिजिटल अरेस्ट नहीं है। अभी कल भी हुआ डिजिटल अरेस्ट। नहीं तो डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं? बात डिजिटल अरेस्ट की नहीं है, बात है डिजिटल अरेस्ट तरह के क्राइम से कैसे बचना। डिजिटल अरेस्ट तो अब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, पर क्या होगा 2 दिन बाद 4 दिन बाद एक नया आ जाएगा। मैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए कैंपेन तो चला नहीं रहा। मेरा कैंपेन है कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचें। मैं लोगों को बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज नहीं होती है, तो वो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से ही बचेंगे। समझ रहे हैं हम मेरी बात? बिल्कुल सही। आप उसके बाद पासपोर्ट अरेस्ट से नहीं बच पाएंगे, आरटीओ अरेस्ट से नहीं बच पाएंगे, एमई अरेस्ट से नहीं बच पाएंगे। वो कुछ नई खुराफात निकाल लाएगा कि मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ तो रेड कॉर्नर नोटिस निकल गया है। आप भी घबरा जाएगा। उसने फिल्मों में सुना है कि कुछ होती है चीजें और एमई तुम्हारे पीछे है और अब तो बस गृह मंत्रालय वाले पहुंच के उठाने वाले हैं। घबरा जाता है। तो आप हर दिन कुछ नई तरीके लेकर जो सामने आ रहा है क्रिमिनल, आपको लोगों को एक क्वेश्चंस डेवलप करना होगा कि जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं चीजों से होता है क्राइम। आपकी कॉन्शियस यहां डेवलप होनी है। क्रिमिनल इन्हीं में से कोई चीज एक्सप्लॉइट करेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। रिसेंट में किस तरह के क्राइम सबसे ज्यादा आपके पास आ रहे हैं? इसी डिजिटल अरेस्ट तो बहुत हुआ, पिछले 1 साल में रैम्पेंट रहा। कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं 100-150 करोड़ रुपए तो मैं ही जानता हूं लोगों के गए जो डिजिटल अरेस्ट में गए। इसके बाद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग लुटे, शेयर इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग लुटे, एआई फ्रॉड हुए हैं। एआई फ्रॉड जैसे आपको फोन आ जाएगा आप ही के बच्चे की आवाज में कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और ले जा रही है, और फिर पुलिस वाले का फोन आएगा कि कुछ पैसे डाल दो तो छोड़ देंगे। इस तरह के फ्रॉड बहुत हो गए। फिर आया डिफेमेशन फ्रॉड, जिसमें आपका वीडियो बना के आप ही को धमकी देंगे। सेक्सटॉर्शन फ्रॉड, वो बहुत हुए। फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड अभी बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें आपका जो वेंडर है उसकी ईमेल से ईमेल आ जाती है, जिससे आप डील करते हैं डेली। मैं किसी के भी ईमेल से ईमेल भेजकर आपको कंफ्यूज कर दूंगा। अब आप खास तौर से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, उनके संग ऐसा बहुत हो रहा है कि बाहर से अचानक से ईमेल आ जाती है उनके वेंडर से कि यार ये इस अकाउंट में पैसे मत डालो, इसमें डाल दो। वो वाले में कुछ इंक्वायरी चल रही है, आप दूसरे में पैसे डाल देते हो, पता पड़ा ईमेल उससे आई नहीं थी। जब तक आप पुलिस कंप्लेन करोगे तब तक तो पैसा चला गया। तो ऐसे क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं सप्लाई चेन अटैक, कि आप गलती नहीं कर रहे हो, आपके आसपास में से कोई गलती कर जाएगा और पैसे आपके चले जाएंगे। आप सोच रहे हो कि आपको सारे तरीके पता है ओटीपी चुराने के, तो आप बचे हो। आप सोचते हो कि आपको तो साइबर क्राइम के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आप बचे हो, तो आप गलत फहमी में हो। जब तक आपके आसपास वाले भी नहीं है उतने ही जानकार, तो भी लुटेंगे आप ही। तो बात तो घूम फिर के वही हो गई ना कि ओटीपी शेयर नहीं करना है। मतलब फिर तो ओटीपी शेयर की बात ही नहीं की मैंने कहा कि ओटीपी लिया कैसे जाता है ये बताना। ओटीपी लेने के 12 तरीके हैं। आप यूट्यूब पर ढूंढो अमित दुबे ओटीपी थेफ्ट मेथड्स, 12 मिल जाएंगे आपको। एक आध बता दीजिए। जैसे एक तरीका है, आपका नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आपको एक कॉल आता है कि मैं अमित जी ने आपका नंबर दिया और आप न्यूज़ 18 से है ना, तो हम आपको एक इवेंट में बुलाना चाहते हैं, आप आइए। अमित को भी बुला रखा है एज ए स्पीकर, तो थोड़ा सा हम मीडिया चाहते हैं वहाँ पर। आप बातचीत शुरू कर देंगे। अमित ने नंबर दिया, ठीक है। 15-20 सेकंड के बाद बोलेगा ऋषभ जी अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इवेंट के बारे में डिस्कस कर लें, और परसों इवेंट है, शॉर्ट नोटिस है। अब आप ऑलरेडी कॉल पर है, आपको एक और कॉल आ रहा होगा। आप कहेंगे अमित का नंबर तो नहीं है। अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, क्लोज करते हैं। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, आपका जीमेल हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक हैक हो जाएगा। आपने कोई ओटीपी दिया नहीं, आपने कोई लिंक क्लिक किया नहीं, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, तो फिर पैसे क्यों निकले? सोचिए। मतलब वो बस खाली एक कॉल मर्ज हुई कॉल और मर्ज आपने की, 2 कॉल मर्ज कराई आपने और निकल गए। देखिए कैसे। अब कर मत लेना किसी के लिए फिर आप कैसे क्राइम कराना सिखा रहे हो। देखिए आजकल सारे ओटीपी कॉल पे भी आते हैं।
पहले जो एसएमएस पे आते थे, जी। बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे आता है, जीमेल का ओटीपी कॉल पे आता है, फेसबुक का ओटीपी कॉल पे आता है। जो आपको दूसरा कॉल आया मेरे नाम से, वो आपके ओटीपी का कॉल था। जैसे ही आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने वो ओटीपी सुन लिया। वो तो रेडी था अप्लाई करने को, उसने अप्लाई किया और बूम, हो गया कांड। जब तक आपको पता पड़ेगा अरे यार ये तो ओटीपी का था, तो आप कर क्या लोगे? आप रोक तो सकते नहीं, ओटीपी तो चला गया, उसने तो सुन लिया। अब कोई तरीका नहीं है कि आप बैंक को बोलो कि नहीं ओटीपी रोको, कोई तरीका नहीं। 1 सेकंड, एक गलती और गए पैसे। पेमेंट ब्लॉक कराने का कोई तरीका? तुरंत 1930 कॉल कीजिए। जैसे ही 1930 कॉल करेंगे, जिस अकाउंट में पैसे गए उसको ब्लॉक कराइए, अपने अकाउंट को ब्लॉक मत कराइए। लोग क्या करते हैं, सर अपने अकाउंट ब्लॉक कर ले, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कराने से क्या होगा? नहीं तो ये कैसे पता चलेगा किस अकाउंट में चला? आपने किए ना, आपके अकाउंट से गए तो ट्रांजेक्शन आईडी आता है ना आपको एसएमएस आता है, डिटेल तो आता है ना। आप वो बता दीजिए 1930 पे कि साहब ये गए, यूपीआई से गए हैं या जिस मेथड से भी गए हैं। उसके बाद तो वो ढूंढ के कर देंगे ब्लॉक। पर जैसे ही वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो वो पैसा अपने आप वापस आएगा, फिर आपकी हैसल खत्म। क्योंकि क्रिमिनल कभी उस पैसे को निकालने के लिए बैंक में नहीं जाएगा, जाएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो तो म्यूल अकाउंट है ना, उसके नाम से थोड़ा चल रहा है, किसी और के नाम से चल रहा है। मतलब तू डाल डाल मैं पात पात, ये चलता ही रहेगा। ये चलता रहेगा सर, इसलिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत है ताकि हम भी पात पात हो जाए। तो ये थे साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे, जो खुद कह रहे हैं अपने ऊपर धैर्य रखना है, संयम रखना है, और वो जितने भी साइबर फ्रॉड है वो पूरी कोशिश यही करते हैं कि आपके लालच का, आपके अहंकार का, आपके लोभ का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।